गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ठीक हैं सब कुछ। तो कल अपने टॉपिक जो चल रहा था दूध वाला, उसमें अपने पिछले दो वीडियो में दूध के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी वो पढ़ लिया था। और कल अपना जो टॉपिक था वो दूध के अवयव थे। तो उसमें भी अपना लगभग दूध के अवयव सभी कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन उसमें अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक और मैं कहूँगा कि आपको है ना, यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ आप पढ़ रहे हो तो इसमें सिर्फ आपको समझना है, आपको लिखना नहीं है। लिखने का जो मैटर है वो आपको पीडीएफ के रूप में अपने एग्री पॉइंट बाय सतवीर सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आप है ना समझा करो। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। दूध से संबंधित ही अपना तीसरा टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, यानी दूध के भौतिक गुण। ठीक है, हाँ, तो दूध के भौतिक गुण, तो देखो दूध के जो भौतिक गुण है वो अलग अलग प्रकार के अपने पढ़ेंगे। तो दूध के भौतिक गुणों में सबसे पहला जो भौतिक गुण है वो दूध का होता है दूध का आपेक्षिक घनत्व है। दूध का आपेक्षिक घनत्व है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, या डेंसिटी ऑफ मिल्क। तो दूध का अपेक्षिक घनत्व, तो ये दूध का अपेक्षिक घनत्व है, दूध का पहला भौतिक गुण है। अब दूध का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? देखो, अपन ने कल पढ़ा था दूध और दूध में पानी की मात्रा, ये पढ़ा था। तो दूध है, उस दूध में पानी की मात्रा कितनी है? ठीक है, दूध और दूध में पानी की मात्रा कितनी है, उसके अपेक्षिक अनुपात को दूध का अपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। मतलब जैसे आपने 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। इसमें आपको ये पता है कि दूध में पानी की मात्रा 80 से 90% होती है। लेकिन अपने बात करें गाय के दूध की, तो गाय के दूध में 86.61% क्या था? पानी था। तो 86.61% का मतलब है 866.11 ml। ठीक है, तो अपने दूध लिया 1000 ml यानी 1 लीटर, और उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी गाय के दूध में? 866 ml। तो ये तो दूध की मात्रा है। इस दूध की मात्रा में यानी दूध में पानी की मात्रा 866 है, तो इसका अनुपात अपने लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1000 अनुपात 866 लिखेंगे ना। तो दूध में 1 लीटर में यानी 1000 ml में पानी है वो कितना मिला? 866 ml मिला। तो ये दूध की मात्रा और उसमें उपस्थित पानी की मात्रा का क्या है? अपेक्षिक अनुपात है। इस अपेक्षिक अनुपात को ही दूध का क्या कहते हैं? अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना दूध का अपेक्षिक घनत्व।
की परिभाषा। अब दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो दूध का अपेक्षित घनत्व है, देखिए दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो सामान्यतः दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? सामान्यतः 1.028 से 1.032 होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.028 से 1.032। ओके, तो ये दूध का औसतन या सामान्य अपेक्षित घनत्व है। लेकिन अपेक्षित घनत्व पशु की जाति के अनुसार, पशु की जाति के अनुसार दूध में क्या हो जाता है? दूध में अलग अलग हो जाता है, मतलब इसकी मात्रा अलग अलग हो जाती है। जैसे गाय, तो गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028 से 1.030। ठीक है, उसके बाद बात करें भैंस, तो भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.030 से 1.032। ठीक है, ये हो गया गाय और भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व है। इसी प्रकार अपने बात करें भेड़ के दूध का अपेक्षित घनत्व है, तो भेड़ के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.029 से 1.032। ठीक है, इसी प्रकार बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व है 1.025 से 1.028 होता है। ये होता है बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व। इसके बाद ऊंटनी, तो ऊंटनी के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.04 होता है। तो इन पशुओं में, यानी 5 प्रकार के अपने पशु पढ़े हैं, इन पशुओं के दूध में सबसे ज़्यादा अपेक्षित घनत्व है वो किसका है? ऊंटनी के दूध का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, इनके अलावा, पशुओं के अलावा अपने बात करें तो कुछ दूध अलग प्रकार के भी होते हैं। जैसे अपने बात करें एक होता है स्कीम दूध, स्कीम दूध, और एक होता है अपना सपरेटा दूध ना। तो स्कीम दूध का और सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व अलग अलग होता है। स्कीम दूध होता क्या है? जैसे अपने एक पात्र लिया, इस पात्र में अपने गर्म दूध को भर दिया और इसको अपन ने लगभग एक रात के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा? दूध जैसे ठंडा होगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी? यहाँ मलाई आ जाती है, यानी मलाई का मतलब है वो क्रीम है। क्या है वो? क्रीम है। तो इस क्रीम को यहाँ से अपने क्या कर लें? यहाँ से हटा लें। क्या कर दें? इसको हटा दें। अब सिर्फ इसमें पात्र में क्या बचेगा? ये क्रीम अलग करने के बाद दूध बचेगा। इस शेष दूध को अपने क्या कहेंगे? स्कीम दूध, है ना? ठीक है, या इस दूध को अपने क्या कह सकते हैं? सपरेटा दूध। मतलब दूध से क्रीम अलग होने के बाद बचा हुआ शेष दूध क्या कहलाता है? स्कीम दूध या सपरेटा दूध कहलाता है। ठीक है, अब स्कीम दूध है, उसका अपेक्षित घनत्व है, बात करें अपने अपेक्षित घनत्व की बात करें तो इसका अपेक्षित घनत्व होता है 1.032 से
1.036, 1.032 से 1.036, ये स्किम दूध का अपेक्षिक घनत्व है। उसके बाद सपरेटा दूध, तो सपरेटा दूध है उसका अपेक्षिक घनत्व है कितना होता है 1.037 होता है। तो ये हो गया स्किम दूध और सपरेटा दूध का अपेक्षिक घनत्व है। इसके बाद एक दूध और होता है जिसको अपने बोलते हैं टोंड मिल्क। क्या बोलते हैं? टोंड मिल्क। टोंड मिल्क क्या होता है? देखो ये अपना एक पात्र, इस पात्र में अपन ने ये दूध भर लिया। ये दूध है अपना कौन सा? सामान्य दूध है। कौन सा दूध है? सामान्य दूध है। इस दूध में ये क्या था अपना? क्रीम अलग करने के बाद बचा हुआ शेष दूध क्रीम था। इस क्रीम दूध को किसके अंदर? इस सामान्य दूध में मिला दिया। ठीक है, ये मिक्सअप हो गया। अब ये जो मिक्सअप होने के बाद जो कुल दूध बना है ना, इस दूध को ही क्या कहते हैं? टोंड मिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टोंड मिल्क कहते हैं। क्लियर है? तो टोंड मिल्क है वो दो प्रकार का होता है। एक तो सिंगल टोंड मिल्क यानी टोंड मिल्क बोल सकते हैं जिसको सामान्य, और एक होता है डबल टोंड मिल्क। ठीक है, टोंड मिल्क और डबल टोंड मिल्क दो प्रकार का हो गया ये। अब टोंड मिल्क है उसमें आपको पता लग गया होगा कि अपन ने सामान्य दूध में किसको मिलाया था? स्किम दूध को मिलाया था, तब कौन सा दूध बन गया था? टोंड मिल्क। लेकिन ये क्रिया अपने दो बार कर दें, यानी स्किम दूध एक बार तो पहले मिला दिया इसमें, अब इसमें दोबारा क्या कर दें? स्किम दूध और मिला दें, तब इसको क्या कहेंगे? डबल टोंड मिल्क कहेंगे। क्लियर है? अब थैलियों में जो दूध आता है मार्केट में वो कौन सा दूध होता है? टोंड मिल्क होता है। ठीक है, तो टोंड मिल्क और डबल टोंड। अब टोंड मिल्क है इसका अपेक्षिक घनत्व है, इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? देखो टोंड मिल्क का अपेक्षिक घनत्व होता है 1.027, और डबल टोंड है इसका अपेक्षिक घनत्व होता है 1.031। क्लियर है? तो टोंड मिल्क और डबल टोंड ये दो प्रकार का दूध हो गया। इन दोनों का अपेक्षिक घनत्व अलग अलग है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, लेकिन एक चीज ये टोंड मिल्क है, ये सुपरवाइजर में आया था कि टोंड मिल्क क्या है। तो टोंड मिल्क वो है जो सामान्य दूध में स्किम दूध मिलाकर अपने तैयार करते हैं। हाँ, इसमें पूछा था कि टोंड मिल्क में वसा कितनी होती है? वसा की मात्रा इसमें कितनी हो जाती है? टोंड मिल्क में 3%। और डबल टोंड है इसमें वसा की मात्रा होती है कितने परसेंट? 1.5%। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर? तो ये हो गया अपना स्किम दूध, सपरेटा दूध, टोंड मिल्क और डबल टोंड मिल्क का अपेक्षिक है। इनके अलावा आगे अपने देखें, कल अपन ने पढ़ा था दूध के अवयव। तो दूध के अवयव में अपन ने पढ़ा था कि दूध के अंदर क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। उस वसा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? उस दूध में पाई जाने वाली वसा का अपेक्षिक घनत्व मैंने बताया था कल 0.93 होती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था दूध में प्रोटीन, ये भी दूध की प्रोटीन थी। दूध की जो प्रोटीन होती है उसका अपेक्षिक घनत्व है 1.346 होता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था लैक्टोज। तो दूध के अंदर पाए जाने वाले लैक्टोज का अपेक्षिक घनत्व है 1.666 होता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था खनिज लवण, दूध में खनिज लवण। तो खनिज लवण है इनका अपेक्षिक घनत्व होता है 5.5 ठीक है, ये एक थोड़ा सा कल मैंने एक दूध का अवयव बताया था, उस टाइम एक अपेक्षिक घनत्व बताया था मैंने
ऑलमोस्ट आपको प्रोटीन लैक्टोज का अपेक्षित घनत्व 5.5 बता दिया होगा, तो वो सही कर लेना। खनिज लवण का अपेक्षित घनत्व है वो 5.500 होता है। लैक्टोज है दूध में, उस लैक्टोज का अपेक्षित घनत्व है 1.666 होता है। प्रोटीन है दूध में, उसका अपेक्षित घनत्व है 1.34 होता है। वसा है, उसका अपेक्षित घनत्व है 0.93 होता है। ओके, तो ये हो गया अपना दूध का भौतिक गुण का पहला गुण, अपेक्षिक घनत्व है। ओके, नेक्स्ट दूध का जो भौतिक गुण पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट, वो देखो दूध की अम्लता। दूसरा भौतिक गुण दूध की अम्लता। अब देखो, सबसे पहले अपने अम्लीय पदार्थ क्या होता है? जो पदार्थ जिसका पीएच 7 से क्या हो, जिसका पीएच 7 से कम हो, उसको अपने क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। और अम्लीय के गुण को अपने क्या कहते हैं? अम्लता कहते हैं। समझ गया? यानी कोई भी पदार्थ जिसका पीएच 7 से कम होता है उसको अपने अम्लीय बोलते हैं, और अम्लीय का गुण है वो क्या कहलाता है? अम्लता कहलाता है। तो दूध की अम्लीय का जो गुण है, दूध का जो अम्लीय गुण है वो उसका क्या कहलाएगा? दूध की अम्लता कहलाएगा। दूध की जो अम्लता होती है वो 2 प्रकार की होती है। दूध की अम्लता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली देखो, प्राकृतिक अम्लता। प्राकृतिक अम्लता। और दूसरा है, दूसरी अम्लता वो क्या होती है? विकसित अम्लता। तो अम्लता कितने प्रकार की होगी? दूध की अम्लता कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, प्राकृतिक अम्लता और विकसित अम्लता। अब प्राकृतिक अम्लता क्या होती है? देखो, दूध के अंदर क्या पाया जाता है? दूध के अंदर क्या पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन। दूध के अंदर साइट्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रेट पाया जाता है। ठीक है। दूध के अंदर फॉस्फेट अणु पाए जाते हैं, PO4। दूध के अंदर क्या पाया जाता है? फॉस्फेट अणु पाया जाता है। दूध के अंदर क्या पाई जाती है? CO2 गैस, यानी घुलनशील गैस भी होती है। तो ये चारों प्रकार के पदार्थ हैं, ये दूध में प्राकृतिक रूप से होते हैं। जब इन प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा दूध में क्या होती है? अम्लता उत्पन्न होती है, तो उस अम्लता को प्राकृतिक अम्लता का, ठीक है ना? प्राकृतिक अम्लता किसे कहेंगे? दूध में उपस्थित केसिन, साइट्रेट, फास्फेट अणु और CO2 की वजह से उत्पन्न होने वाली अम्लता प्राकृतिक अम्लता कहलाती है। जो कितनी होती है? दूध की प्राकृतिक अम्लता कितनी होती है? 0.12 से 0.16% होती है। ओके, जो औसतन कितनी मानी जाती है? 0.14% मानी। ठीक है। न्यूनतम दूध की अम्लता 0.12 और अधिकतम 0.16 होती है प्राकृतिक अम्लता। तो औसतन कितनी होती है? 0.14%। ओके। हाँ, इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि दूध की अम्लता कितनी होती है, तो 0.10, 0.11, 0.12, 0.14, उसका आंसर क्या करोगे आप? 0. ओके। नेक्स्ट, दूध की विकसित अम्लता, यानी ये विकसित होगी इससे। अब दूध में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया भी होती है और वायुमंडल में भी बैक्टीरिया होते हैं। तो दूध को जैसे ही अपने किसी भी पात्र में रख दिया तो वायुमंडल में जितनी भी बैक्टीरिया वो क्या आएंगे? इस दूध में मिलेंगे। तो इस बैक्टीरिया की वजह से दूध क्या हो जाता है? अम्लीय गुण में चला जाता है ना। तो बैक्टीरिया की वजह से, यानी सूक्ष्म जीवों की वजह से दूध में जो अम्लता विकसित होती है उस अम्लता को क्या कहा जाता है? विकसित अम्लता कहा। ठीक है। अब दूध में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कल मैंने बताया था
लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया है दूध में पहले से ही मौजूद होते हैं, या दूध में कम मात्रा में है तो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, जो दूध में मिलकर है वो दूध में अम्लता को उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए ऐसी अम्लता को क्या कहा जाता है? विकसित अम्लता का। जो कितने % होती है? दूध की विकसित अम्लता सामान्यतः कितनी होती है? देखो, दूध की जो विकसित अम्लता है 0.32 होती है। यहाँ लिख रहा हूँ, दूध की विकसित अम्लता कितनी होती है? 0.32% होती है। कितनी होती है? 0.32% होती है। क्लियर है? तो दूध की अम्लता कितनी हो गई? प्राकृतिक अम्लता और विकसित अम्लता यानी 2 हो गई। प्राकृतिक अम्लता 0.12 से 0.16% थी, यानी औसतन 0.14%, और विकसित अम्लता है वो 0.32% होती है। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस अम्लता से, यानी किस अम्लता वाला दूध गर्म करने पर फट जाता है? तो देखो, 0.32% से अधिक अम्लता वाला दूध गर्म करने पर क्या हो जाता है? फट जाता है। इससे अधिक हो जाए ना दूध की अम्लता, तो दूध है वो क्या हो जाएगा? गर्म करते ही फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाता है, कोएगुलेटेड हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, इससे अधिक अम्लता होने। ओके, हाँ, नेक्स्ट। अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये तो मैंने प्राकृतिक अम्लता बता दी और विकसित अम्लता बता दी कि इतनी इतनी होती है, लेकिन आपको सीधा क्वेश्चन दे कि दूध की अम्लता कितनी होती है, तो दूध की अम्लता सामान्यतः 0.12 से 0.16%, यानी औसतन 0.14% होती है। मतलब प्राकृतिक अम्लता को ही दूध की अम्लता माना जाता है। ओके, क्लियर? ये हो गई दूध की अम्लता। नेक्स्ट, दूसरा जो भौतिक गुण, हाँ भाई, दूसरा 2 हो गए। तीसरा भौतिक गुण, दूध का उबाल बिंदु। दूध का उबाल बिंदु। उबाल बिंदु का मतलब होता है इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। दूध का उबाल बिंदु। दूध का उबाल बिंदु क्या होता है? देखिए, यानी किसी भी पात्र में अपन ने दूध को डाला, इसको आंच पर रखा, तो इस दूध को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो इसका तापमान इतना हो जाएगा कि ये इस पात्र से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब दूध उबल कर तैयार हो जाता है। तो जिस तापमान पर दूध उबल जाता है उसको क्या कहते हैं? उबाल बिंदु। और दूध का उबाल बिंदु होता है 100.17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि 100.17 न मिले ऑप्शन में और आपको मिले कितना? 101, तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दूध का उबाल बिंदु 100.17 एग्जैक्ट होता है, लेकिन 100.17 न दे, 101 दे दे, 102 दे दे, तो तब आपको आंसर 101 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया दूध का उबाल बिंदु, तीसरा भौतिक गुण। चौथा, दूध का फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में दूध का जमाव बिंदु। दूध का जमाव
बिंदु। जमाव बिंदु क्या होगा, यानी वह तापमान, वह तापमान जिस पर दूध जम जाता है, जम जाता है, क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और दूध किस तापमान पर जमता है, यानी किस तापमान पर फ्रीज होता है, तो दूध का जो जमाव बिंदु होता है वो औसतन कितना होता है, -0.52 से -0.56 डिग्री सेल्सियस। औसतन माना जाता है -0.55 डिग्री सेल्सियस। औसतन ये होता है, मिनिमम ये होता है, अधिक। क्लियर है। तो इस तापमान पर दूध है वो जम जाता है। ओके, हाँ भाई, ये माइनस में है, ध्यान रखना। लेकिन आपको पूछ ले कि गाय के दूध का जमाव बिंदु कितना होता है, तब आप आंसर करोगे गाय के दूध का जमाव बिंदु औसतन -0.512 से -0.572 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपको पूछ ले भैंस का, तो भैंस का दूध का जो जमाव बिंदु है वो होता है -0.521 से -0.575 डिग्री सेल्सियस। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, भैंस के दूध का। तो औसतन गाय के दूध का -0.512 से -0 पॉइंट, ये जीरो है बेटा, 0.572 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, और भैंस का -0.521 से -0.575 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हो गया दूध का जमाव। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट पांचवा जो भौतिक गुण है, पांचवा भौतिक गुण, हाँ भाई, दूध का अपवर्तनांक। दूध का का अपवर्तनांक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रेक्स इंडेक्स। ठीक है, दूध का अपवर्तन। अब दूध का अपवर्तनांक क्या होता है, तो देखो, दूध है उसमें क्या पाए जाते हैं, दूध के अंदर क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। दूध और दूध में उपस्थित ठोस पदार्थ की मात्रा, दूध और दूध में उपस्थित ठोस पदार्थ की मात्रा के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहेंगे, रिफ्रेक्स रिफ्रेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स कहेंगे। क्लियर है। दूध का अपवर्तनांक यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, यानी दूध और दूध में उपस्थित ठोस पदार्थ की मात्रा के आपेक्षिक अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, दूध का अपवर्तनांक कहते हैं। अब दूध का अपवर्तनांक सामान्यतः कितना होता है, 1.344 से 1.348 होता है। ये दूध का सामान्यतः अपवर्तनांक।
ठीक है, ये गाय के दूध का होता है और ये भैंस के। औसतन 1.344 से 1.348 दूध का अपवर्तनांक। हाँ भाई, अब देखो मैंने दूध के अवयव बताए थे, उसमें ठोस पदार्थ नहीं बताए होंगे लगभग, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ ठोस पदार्थ। दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा। दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा यानी टोटल सॉलिड। तो गाय के दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा होती है 13.19%। भैंस के दूध में जो ठोस पदार्थ होता है वो होता है 17.24%। भेड़ के दूध में जो टोटल सॉलिड होता है वो होता है 19.29%। बकरी के जो दूध में पाया जाता है टोटल सॉलिड होता है 13%। और ऊँटनी के दूध में टोटल सॉलिड होता है वो होता है 13.5%। क्लियर है? तो ये टोटल सॉलिड आप वहाँ पर नोट कर लेना, दूध के अवयव वाले टॉपिक। क्लियर है? तो अब देखो दूध है, उसमें इनकी यानी ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी है, उसके अपेक्षिक अनुपात को ही अपने क्या कहते हैं, दूध का अपवर्तनांक कहते हैं। जो सामान्यतः कितना होता है 1.344 से 1.348 होता है। ओके, तो ये हो गए दूध के 5 भौतिक गुण, दूध का अपवर्तनांक 5वां। उसके बाद छठा, तो दूध का छठा भौतिक गुण दूध की श्यानता। दूध की श्यानता को बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, श्यानता क्या होती है? देखो जैसे ये कोई पात्र हो गया ना, और अपने पास दूसरा पात्र, ठीक है, और दूसरा ये पात्र जिसमें दूध भरा हुआ है, ठीक है, इस पात्र से इसमें क्या डालेंगे अपने, इसमें दूध भरा हुआ था, इसको तिरछा किया और इसका दूध है वो किस में डालेंगे, इस पात्र में। तो क्या होगा कि जैसे ही हवा चलेगी ना तो दूध पर क्या करेगी, ये दबाव डालेगी, तो दूध है यहाँ से अलग है, गिरने लगता है, कई बार देखा होगा आपने ना। ठीक है, एक तो ये, एक दूसरा क्या होता है, दूध खुद है इसके अंदर भी, ठीक है, ये भी क्या हो सकता है, दूध इसमें न गिर के अलग बाहर गिर भी सकता है, ये भी गुण होता है। लेकिन दूध की श्यानता क्या होगी कि दूध का वह गुण जिसमें बाह्य प्रतिबल यानी बाहर से जो बल लग रहा है हवा से या अन्य किसी पदार्थ से, तो बाह्य प्रतिबल और दूध के आंतरिक बल के ऊपर क्या करता है, वो प्रतिरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो ऐसे गुण को दूध की श्यानता कहते हैं। मतलब परिभाषा क्या हो जाएगी, दूध का वह गुण जो बाह्य व आंतरिक बलों का प्रतिरोध करता है, ऐसा गुण क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। सही बात समझ में? यानी दूध का वह गुण जो बाह्य और आंतरिक बलों का प्रतिरोध करता है, तो ऐसे गुण को विस्कोसिटी कहा जाता है। यानी दूध को इस पात्र में अपने डाल रहे थे तो बाहर से हवा आएगी, तो हवा आने से ये दूध इधर उधर छिटक सकता है, लेकिन दूध के अंदर ऐसा गुण है जो छिटकेगा नहीं। ज़्यादा जोर की हवा आएगी तब तो अलग बात है, लेकिन धीमे धीमे हवा चलती है तो उस टाइम में ये दूध है वो सीधा किस में गिरता है, दूसरे पात्र में गिरेगा। और दूध में अंदर भी ऐसा प्रतिरोध यानी बल लगता है जो दूध क्या करता है कि सीधा नहीं जाकर का क्या होगा, बाहर इधर उधर गिरना चाहता है, लेकिन
दूध के अंदर भी ऐसा गुण है जो इसको क्या करेगा कि जो अंदर बल लगेगा उसके ऊपर रोक लगाएगा, जिससे दूध है वो सीधा पात्र में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे गुण को दूध का क्या कहते हैं, दूध की श्यानता कहते हैं। ठीक है, तो दूध की जो श्यानता होती है वो कितनी होती है, देखो दूध की श्यानता 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1.5 से 2 सेंटीपोज होती है। दूध की श्यानता को मापने की इकाई क्या होती है, सेंटीपोज होती है भी, सेंटीपोज। ठीक है, तो दूध की श्यानता मापने की इकाई सेंटीपोज। तो दूध की सामान्यतः श्यानता कितनी होगी, 1.5 से 2 सेंटीपोज होती है। लेकिन आपको पूछे गाय के दूध की श्यानता कितनी होती है, तो ये होती है 1.84 सेंटीपोज। ठीक है, और पूछ ले भैंस के दूध की श्यानता कितनी होती है, तब होगा 2.24 सेंटीपोज। ओके, तो ये श्यानता पशुओं की जाति के अनुसार अलग अलग। ओके, तो ये हो गए 6 भौतिक गुण। 7वां भौतिक गुण, देखो दूध का पीएच। दूध के पीएच से सुपरवाइजर में 2 बार क्वेश्चन आए हैं भी, इंपॉर्टेंट है ये। है, हाँ, दूध का पीएच। पीएच क्या होता है ये आप जानते होंगे, किसी भी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघुगुणक है, वो क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। तो पीएच है वो दूध का कितना होता है, सामान्यतः दूध का पीएच, सामान्यतः दूध का पीएच 6.67 होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दूध का सामान्य पीएच कितना होता है, तो 6.67 होता है। तो 6.67 है वो 7 से कम है, मतलब ये किस प्रकृति का होगा, दूध अम्लीय प्रकृति। किस प्रकृति का होता है, अम्लीय। ठीक है, आपको पूछे कि गाय के दूध का पीएच कितना होता है, तो गाय के दूध का पीएच है वो 6.64 होता है। भैंस के दूध का पीएच पूछे तो 6.73 होता है। ठीक है, इसके बाद आपको पूछे बकरी के दूध का पीएच कितना होता है, तो बकरी के दूध का पीएच होता है 7.8 से 8.0। तो मतलब ये दोनों 7 से कम पीएच है, तो इनकी प्रकृति कैसी होगी, तो गाय और भैंस का दूध है वो अम्लीय प्रकृति का। लेकिन बकरी के दूध का पीएच 7 से ज़्यादा है, यानी 7.8 से 8.0 है, इसलिए बकरी का दूध है वो किस प्रकृति का होगा, क्षारीय का। क्योंकि 7 से अधिक पीएच वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, या क्षारीय पदार्थ। तो ये क्षारीय प्रकृति का। ठीक, क्लियर। 7, उसके बाद 8वां भौतिक गुण हो गया पृष्ठीय तनाव। दूध का पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव क्या होता है कि जैसे ये कोई भी जगह हो गई, यानी ये जगह यानी इकाई क्षेत्रफल हो गया, इस इकाई क्षेत्रफल पर मैंने ये पेन रख दिया और इस पेन से क्या किया, मैंने दबाव डाला। तो इस इकाई क्षेत्रफल पर जहां पर अब मैंने पेन डाला है ना, वहां पर ही क्या लगेगा, इसके ऊपर दाब लगेगा। तो मेरे द्वारा यानी इकाई क्षेत्रफल पर मेरे द्वारा जितना भी यहाँ क्या लगा, बल लगा, वो बल की मात्रा उसकी क्या कहलाएगी, पृष्ठीय तनाव कहलाएगा। समझ में आ गया, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल पृष्ठीय तनाव कहलाता है। तो दूध का पृष्ठीय तनाव कितना होता है, दूध का पृष्ठीय तनाव देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 40 से 60 डाइन्स, 40 से 60 डाइन्स दूध का पृष्ठीय तनाव, जो औसतन माना जाता है 55 डाइन्स। ठीक है, तो पृष्ठीय तनाव कितना हो गया दूध का,
20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, यानी ज़्यादातर पृष्ठीय तनाव है ना दूध का, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही मापा जाता है। दूध का पृष्ठीय तनाव 40 से 60 होता है, लेकिन औसतन 5500। ओके, तो ये हो गए 8 भौतिक गुण। के बाद नेक्स्ट 9वां, दूध का अपेक्षित घनत्व के बाद, यानी दूध का भौतिक गुण 9वां कौन सा होगा? बफर वैल्यू। बफर वैल्यू, तो दूध की जो बफर वैल्यू होती है वो होती है 0.018 से 0.020। ये दूध की बफर वैल्यू होती है। ये गाय के दूध की है और ये भैंस के दूध। ठीक है, गाय के दूध की जो बफर वैल्यू है 0.018 और भैंस के दूध की बफर वैल्यू 0.020 होती है। बफर वैल्यू होती क्या कि दूध का वह गुण, दूध का वह गुण जिसमें जिसमें सूक्ष्म मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर दूध की पीएच पर कोई प्रभाव नहीं का है। दूध का ऐसा गुण क्या कहलाता है? वैल्यू मागी, यानी दूध का वह गुण जिसमें दूध में अपने थोड़ी सी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में अम्ल मिलाएं या क्षार मिलाएं तो दूध की पीएच पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी दूध के अम्लीयता और क्षारीयता के गुण का क्या करेगा? वो प्रतिरोध करता है। तो ऐसे गुण को बफर वैल्यू कहा जाता है। फिर 10वां ओ आर पी। ओ आर पी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, दूध की ऑक्सीकरण व अपचयन क्षमता, यानी तो दूध के अंदर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब तो आप जानते होंगे सभी, किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होना? ग्रहण होना क्या होता है? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? ग्रहण करना ऑक्सीकरण और त्यागना अपचयन। क्लियर है? तो दूध की जो ऑक्सीकरण और अपचयन क्षमता होती है वो कितनी होती है? +0.2 और +0. ऑक्सीडेशन व रिडक्शन जो पोटेंशियल है वो दूध की होती है +0.2 और +0.3। ये गाय के दूध की है और ये ओके ओ आर पी हो गई 0.2 से 0.3, +0.2 से +0. तो ये हो गए 10। नेक्स्ट 11वां जो होता है वो होती है दूध की विद्युत चालकता। ठीक है, 11वां जो भौतिक गुण है दूध का वो है दूध की विद्युत
चालकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। दूध की विद्युत चालकता, तो दूध के अंदर देखो धनायन और ऋणायन दोनों आवेश पाए जाते हैं। धनायन और ऋणावेश का स्थानांतरण है वो क्या कहलाता है? दूध की विद्युत चालकता यानी ईसी कहलाता है। दूध की जो ईसी होती है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 0.005 महोज होती है। कितनी होती है? 0.005 मोह। ये दूध की ईसी है जो किस में व्यक्त की जाती है? महोज में। लेकिन आपको पूछा जाए गाय के दूध की ईसी कितनी होगी? 0.005 महोज होती है। और भैंस के दूध की पूछी जाए तो 0.0054 महोज होती है। ये दूध का यानी दूध की विद्युत चालकता यानी ईसी। क्लियर? ठीक है। तो ये दूध के कितने गुण हो गए? 11 भौतिक गुण। ठीक है। इनसे क्वेश्चन 100% आएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद करना। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एक और टॉपिक, दूध के जो भी भौतिक गुण अपन ने पढ़े हैं, ठीक है, इन्हीं से संबंधित एक टॉपिक होता है, दूध के अंदर कोई भी पदार्थ मिला दिया जाए तो उस मिलावट से दूध के ये भौतिक गुण है वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो दूध के जो भौतिक गुण चेंज होते हैं जिस मिलावट से, तो उस मिलावट को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था। उस कानून का नाम था TFA। TFA का पूरा नाम होता है प्रिवेंटिव फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है। इसको कहा जाता है खाद्य अपमिश्रण अधिनियम कानून। ठीक है। ये कब बनाया गया था? 1954 में बनाया गया था। प्रिवेंटिव फूड एडल्ट्रेशन जो कानून था वो कब बनाया गया था? भारत सरकार के द्वारा 1954। ये क्या करता है? ये कोई भी खाद्य पदार्थ है, जैसे दूध एक खाद्य पदार्थ ही है, तो दूध में किसी भी पदार्थ की मिलावट के नियंत्रण, है ना, नियंत्रण दूध की गुणवत्ता आदि के बारे में मानक या नियम निर्धारित करते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? PFA यानी प्रिवेंटिव फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है। तो ये हो गया प्रिवेंटिव फूड एडल्ट्रेशन। कब बनाया था? 1954 में। इसी PFA ने क्या किया था? इस संस्था ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसको कहा गया था FPO। इसको कहते हैं फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है। खाद्य उत्पाद आदेश। ये निकाला गया था कब? 1955 में। तो ये 1955 में जो कानून बनाया गया FPO, वो भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर नियंत्रण रखता है। ठीक है। तो कोई भी खाद्य पदार्थ में कितनी मात्रा में कौन सा पदार्थ कितना होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, है ना, उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, गुणवत्ता अच्छी होनी रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये अलग अलग निर्देश है वो निर्धारित करता है। कौन है? FPO। तो कब बना था FPO? 1955 में। लेकिन प्रेजेंट टाइम FPO को या PFA को क्या कहा जाता है? फसाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसाई। फसाई है। आपने देखा होगा कोई भी आप किसी भी खाद्य पदार्थ का पैकेट लाते हो तो उसके पीछे इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, फसाई मिलता है ना। इस फसाई का पूरा नाम होता है
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हिंदी नाम हो गया भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई, ठीक है। तो पीएफए अब किस में चेंज हो गया है? फसाई में। तो फसाई भी आपने देखा होगा, बहुत सारे पैकेट आप खाद्य पदार्थों के खाते हैं, उनके पीछे पैकेट के पीछे फसाई लिखा होता है। तो वो उसके पीछे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन सी सामग्री डाली गई थी इस खाद्य पदार्थ को बनाते टाइम, कितनी मात्रा में डाली गई है ना, वो भी निर्देशित होता है। उसके पीछे ये भी निर्धारित होता है कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, है ना, जैसे फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, विटामिन कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं। ये इन सभी चीज़ों की मात्रा का निर्धारण है वो कौन करता है? फसाई करता है। उससे कम निर्धारित हो या उससे ज़्यादा हो तो फिर क्या करता है? फसाई उस प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेचने देता, ठीक है। तो वो फसाई है, वो नए मानक निर्धारित करता है। तो फसाई और पीएफए इन दोनों ने क्या किए हैं? दूध के लिए मानक या नियम बनाए हैं। दूध वही पदार्थ है जिसमें ये भौतिक गुण है वो निम्न प्रकार से होने जरूरी है। इससे कम या ज़्यादा होगा तो वो दूध में किसी न किसी पदार्थ की मिलावट है जो मार्केट में विक्रय योग्य नहीं है, ठीक है। तो पीएफए और फसाई के अनुसार विभिन्न प्रकार के दूध में जो मानक निर्धारित किए थे वो मानक गुण इस प्रकार से हैं, देखिए नेक्स्ट। हाँ भाई, देखो पीएफए के अनुसार दूध के मानक गुण, दूध के मानक, अब कौन कौन से देखो, जैसे गाय का दूध है तो उसमें पीएफए के अनुसार कितनी फैट होनी चाहिए, वसा कितनी होनी चाहिए, उसमें एसएनएफ कितना होना चाहिए, क्या इसकी मात्रा निर्धारित है भाई, है ना। तो गाय के दूध में कितनी होनी चाहिए? गाय के दूध में कम से कम 3.5% फैट होनी चाहिए, 8.5% एसएनएफ होना चाहिए, भी वो गाय का शुद्ध दूध है वरना नहीं है। उसके बाद भैंस, भैंस के दूध में कम से कम 6% क्या होनी चाहिए? फैट यानी वसा। 9% क्या होना चाहिए? एसएनएफ होना चाहिए। उसके बाद भेड़, बकरी और ऊंटनी, ऊंटनी, बकरी और भेड़, इन तीनों पशुओं के दूध में कम से कम कितने परसेंट वसा? 3% वसा होनी चाहिए और 9% क्या होना चाहिए? एसएनएफ होना, सॉरी 9.5% एसएनएफ होना जरूरी है, ठीक है। तो ऊंटनी, बकरी और भेड़ के दूध में कम से कम 3% फैट होनी चाहिए, एसएनएफ 9.5% होना जरूरी, क्लियर है। ये हो गया पशु। इसके बाद अपन ने पढ़ा था स्किम दूध, स्किम और सपरेटा दूध, बताया था मैंने क्या होता है, यानी दूध से क्रीम अलग होने के बाद बचा हुआ शेष दूध स्किम या सपरेटा होता है। इसमें कम से कम 0.1% क्या होनी चाहिए? फैट और 8.5% क्या होना चाहिए? एसएनएफ होना जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि मानक ब्यूरो के अनुसार स्किम या सपरेटा दूध में कम से कम कितने परसेंट फैट होनी चाहिए? 0.1% फैट होनी चाहिए और एसएनएफ
8.5%। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा था टोंड मिल्क, टोंड मिल्क पढ़ा था। तो टोंड मिल्क में जो फैट है उसकी मात्रा कम से कम मैंने बताई थी 3%, और SNF है वो 8.5% होना चाहिए। इसके बाद अपन ने पढ़ा था डबल टोंड मिल्क। तो डबल टोंड मिल्क है, उसमें वसा की मात्रा कम हो जाती है, 1.5% हो जाती है, और SNF है वो 9%। ठीक है, उसके बाद एक दूध होता है मिक्स्ड एंड स्टैंडर्ड मिल्क। इसमें वसा की मात्रा कम से कम 4.5%, और SNF 8.5 होना चाहिए। ओके, तो ये हो गई PFA के यानी फसाई के मानक गुण दूध के लिए। तो ये विभिन्न पशु और विभिन्न प्रकार के दूध में फैट और SNF का अनुपात इस प्रकार में होना जरूरी है। इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा ना, दूध है वो क्या माना जाता है शुद्ध जाता है। लेकिन शुद्ध दूध के अंदर ये चीज़ें इस क्वांटिटी में होनी जरूरी है। ठीक है? तो ये अपना दूध के भौतिक गुण और दूध के मानक गुण। ठीक है, आज का ये टॉपिक इतना अपना कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक अपने अगले वीडियो में करेंगे। हाँ, मैंने कहा था कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, और प्लीज़ शेयर और कमेंट करना न भूलें, और इसको चैनल को है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपकी कोई भी दिक्कत होगी उसका सॉल्यूशन मैं इस चैनल के माध्यम का। ठीक है, हाँ, एक मैंने PDF के लिए बोला था, तो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, एग्री पॉइंट बाय सतवीर सर, इसी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आप जुड़ सकते हो, और उसकी के ऊपर आपको इन टॉपिकों की पूरी PDF है वो नोट्स के रूप में मिल जाएगी। ओके, तो थैंक यू, शुभ रात्रि।